बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अवामी मसाइल का हल किसी के पास मौजूद नहीं। स्टॉक एक्सचेंज की बुरी सूरत हाल सबके सामने है। वही लोग जो कल तक जाली हुकूमत का और जाली असेंबली का नारा लगाते थे, आज उसी असेंबली में मौजूद हैं। खान साहब का दावा कि फौरन इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो वो लोग जो आज असेंबली के अंदर मौजूद हैं, इस जाली असेंबली का खात्मा क्यों नहीं कर देते? क्या अब इस असेंबली में बैठना उनके लिए जायज हो गया? अवाम की सूरत हाल जैसे भी हो, लेकिन अब तो ये तजर्बाकार लोग हैं और तजर्बाकार लोगों को चाहिए था कि फौरी तौर पे मसाइल का हल सामने लाते। कुछ नहीं तो 2 हफ्ते भी बहुत थे कि इन मसाइल को हल कर दिया जाता, लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर। महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी। आटे का बहरान ऐसा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन अवाम को सस्ता आटा फराम करूंगा। शहबाज शरीफ साहब वही हैं कि जिनके ऊपर बहुत से केसेस हैं और जब फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी उसी दिन उनको वजीर आजम बना दिया जाता है। तो फिर कपड़े बेचने का दावा कहां तक पॉसिबल है? जहां तक बात की जाती है दावों और वादों की, अभी तक भी किसी भी हुक्मरान ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। पार्टीज हमें 2 नजर आती हैं, अवामी इख्तलाफात हमें बहुत नजर आ रहे हैं। एक तरफ एंटी इमरान और एक तरफ इमरान खान के साथ होने वाले लोग। इलेक्शन का फौरी मुतालबा करने वाली PTI इस वक्त पुरउम्मीद है कि पूरी अवाम उनके साथ है। पाकिस्तान की अवाम का दावा भी हमें कुछ अब ऐसा ही नजर आता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिया जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अपनी मियाद पूरी करेगी। और अपनी मियाद पूरी करने का मतलब है कि 2023 में ये इलेक्शंस होंगे और 2023 के अगस्त तक में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अंदरूनी मामला तय हो चुके हैं और आपको ये गवर्नमेंट जाती हुई और दूसरे इलेक्शन होते हुए अक्टूबर या फिर ज्यादा से ज्यादा नवंबर में नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अब थोड़े से खिंचाव का शिकार हो गई है। बहुत से मामला आते हैं जिसमें लूप में नहीं लिया जा रहा और आपस में अभी से जो खिंचाव शुरू हो चुका है उसके नतीजे में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप थोड़ी देर पहले मुझे प्रोग्राम में कह रहे थे कि इतना सब कुछ है कि बोलते चले जाओ, कमी नहीं होगा। जी, मैंने कहा मैं और आप क्या तमाम एंकर्स बोलते बोलते थक गए, मगर ये काश के सियासतदान हमारी बात पे कुछ अमल कर ले। वही बात है ना, एक शेर कहूँगा ना, अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं, वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने हैं। सर, तो हमारा दर्द बस्ती के हवाले से स्पेशली मुझे बताइएगा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज की जो बस्ती है, इसमें आजकल जो सूरत हाल है, बहुत से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। किस तरफ जा रहे हैं हम? डॉलर की आप सूरत हाल देख रहे हो, स्पेशली आपका बिजनेस की तरफ भी बहुत तजिया रहता है। क्या देख रहे हैं? क्या ये गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है? तो कहते थे हम बड़े तजर्बाकार हैं, तो तजर्बाकार हैं तो संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैजिक वैंड किसी भी हुकूमत के पास नहीं होती है कि 1 महीने में या 2 महीने में चीज़ों को बेहतर करे। और मैं समझता हूँ ये जो चैलेंज लिया है शहबाज शरीफ साहब ने कि कह रहे का सर? नहीं कि इलेक्शंस में नहीं कराऊंगा, ये बहुत अच्छा है। या तो अगर वो महंगाई को कम ना कर सके तो जाहिर है फिर सेकंड जो भी आएगी हुकूमत, मगर अगर उन्होंने ये महंगाई कम कर दी, देखिए हमें क्या करना है, सियासतदानों को जज्बा दिलाना है, जोश दिलाना है, ताकि मुल्क और आवाम के लिए बेहतर हो। मैं तो कहता हूँ ये जब तक जोश में नहीं आएंगे ना, इनको आप दे दे आराम से जिम फुल मैंडेट दे दे, 3 साल या 5 साल तक कहेंगे आप घबराना नहीं, हो रहा है। इन लोगों को जितना जोश में, घबराना नहीं वाले तो चले गए। देखिए वही बात हो रही है ना, अब ये नहीं कह सकते घबराना नहीं है, अब ये खुद घबराएंगे। क्योंकि इनके पास जो वक्त है बड़ा महदूद है। आपको लगता है घबराना शुरू कर दिया इन्होंने? देखिए इस वक्त तक नहीं, इस वक्त तक मैं देख रहा हूँ तो पूरा पुरजोश तरीके से, आप चाहे उनके आप स्पीच देख लें या उनकी जो हरकतें देख लें, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा कर दें कि लोग जो है उनको वोट देना शुरू कर देंगे। अच्छा, इनकी तैयारियां शुरुआत इन्होंने बड़ी अच्छी ली। वो ये ली कि जनाब के बिजली घरों में जाके ये देखना कि जनाब के बेहतर कैसे करा जाए बिजली का इंतज़ाम। दूसरी जानिब इन्होंने क्या किया, फौरी तौर पे LNG को इंपोर्ट करना,
कतर से क्योंकि ताल्लुकात बिजनेस थे। करना तो आता है। तो ये देखेंगे इन सब चीजों का हम देखते हैं कि इनके जो इंडिकेशंस होते हैं, जो हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेशन जो नजर आना शुरू होते हैं, तो ये थे। अब ये जो सूरत हाल बनी स्टॉक मार्केट की, आप देखें जब ये आते हैं तो 1000, 1500, 1700 पॉइंट फौरी ऊपर चले जाते हैं। फिर आज क्या हुआ है मार्केट में, अब ये खबरें ये आ रही है कि जी इन्होंने कहा कि जी हम सऊदीया से पैसे लेने गए, दुबई से पैसे लेने गए, खबरियां आने वाली चीन। हैं। अभी देखें ये जो खुशखबरी आएंगी ना, तो अचानक आप देखेंगे 1500 पॉइंट मार्केट ऊपर। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त सेंटिमेंट से चल रहा है, फंडामेंटल से नहीं चल रहा। हम स्टॉक मार्केट को उस वक्त स्ट्रांग करते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो रही हो, आपके ट्रेड डेफिसिट कम हो रहे हो, रिजर्व पाकिस्तान के रिजर्व अभी $16 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। 10 बिलियन पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास है, 6 बिलियन तकरीबन 6-6.5 बिलियन बैंक्स के पास है। तो 16-16.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास है। जाहिर है जब रिजर्व्स कम हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। अब ये सूरत हाल है कि चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि एक तलवार हमारे ऊपर हमेशा रहती है IMF। IMF कहती है जनाब पेट्रोल महंगा कर दें। अब ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब उसका हाल कैसे लाते हैं। IMF तो जनाब हलाल हो चुकी है और हलाल IMF पे अब बात करते हैं। अमजद इकबाल अफरीदी साहब PTI से हमारे साथ मौजूद है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, अभी IMF की बात हुई है, अब IMF वही अच्छा हो गया, पहले वो हराम था, उसकी पॉलिसियां खराब थी, अब IMF भी अच्छा है, खुशखबरियां भी आने वाली हैं, सऊदीया से भी खुशखबरी की बात की जा रही है। तो ये जो खुशखबरियां हैं और ये जो कशकोल फिर से हमारे हाथ में आ गया है जिसकी पहले तनकीद की जा रही थी, आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल कितनी देर तक चल सकती है और ये शहबाज हुकूमत इसको कब तक सही तरह से लेके चलेगी? अच्छा, सबसे पहले देखें, आज इनका रोना धोना हर जगह लगा हुआ है कि हमें हुकूमत कंगाल मुल्क मिला, हमें बर्बाद मुल्क मिला, खजाने खाली थे, हालात ऐसे थे, हम जा रहे हैं IMF के पास, जिनके खिलाफ ये खुद जाते थे, कभी सऊदीया भीख मांगने जा रहे हैं, इन्हीं के यही आवाजें कसते थे PTI हुकूमत के पीछे, खान साहब के पीछे। आज जब अगर इनको हालात इसी तरह से मिले तो सबसे पहले इन्होंने हुकूमत ली क्यों? 14 पार्टियां जो एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, लाखों लोग इन्होंने मरवाए, लाखों मसाइल खड़े किए, पूरी कौम को आपस में लड़वाते रहे पूरी जिंदगी। और जब सर ये तो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप कौम को लड़वा रहे हैं, आप कौम को सड़कों पे लेके आ रहे हैं। सुने, जब PTI की हुकूमत आई तो ये सारी 13-14 पार्टियां मिलकर आखिरी 1.5 साल रह गया था, हमें हटा दिया, क्योंकि उस वक्त इन्हें लगा कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, डॉलर को मेंटेन कर लिया था, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, स्टॉक मार्केट कंट्रोल में थी। आखिरी 10 दिन में देखें स्टॉक मार्केट भी गिरी, डॉलर की प्राइस भी ऊपर गई। जब हालात इन्होंने इस तरह से, जब ये अमेरिकन साजिश पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपना ये जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, उस साजिश को जब लेकर आए तो उस टाइम मार्केट आगे पीछे होगी। उससे पहले तमाम चीजें ठीक जा रही थी और जब इन्हें दी गई, आज मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात देखें, पूरा दुनिया में महंगाई हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है, हम पेट्रोल प्राइसेस इतना कम बेच रहे हैं, बाकी के बाहर के मुल्कों में इतने का पेट्रोल मिल रहा है। सर यही बात तो खान साहब भी कर रहे थे, यही बात तो आपकी गवर्नमेंट भी कर रही थी। खुद एंडोर्स कर रहे हैं आज। हाँ। क्योंकि ये नालायक है, ये अपनी चोरी छुपाने आए, इन पर जो केसेस थे वो खत्म कराने आए। बस इन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया और इस मुल्क की तबाही का, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन्होंने 14 जमातें मिलकर जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। आप देखें ना, खान साहब जो बात कर रहे हैं, हुसैन हक्कानी का क्या काम है, वो जाकर मुलाकात करते हैं। लेकिन सर ठीक है, अमेरिकन साजिश में भी आएंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट और खान साहब जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं फराह गोगी को बचाने के लिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बयानिया काफी है सारी बातों के लिए? देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं मिला। पहले ये घड़ी और गाड़ी पर रोना शुरू कर दिया इन्होंने, हालांकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया। उसके बाद इन्हें कुछ हुकूमत का, खान साहब का कुछ भी नहीं मिला। फराह गोगी मिली। फराह गोगी कोई हुकूमत की ना किसी ओहदे, सरकारी ओहदे पर थी ना। फराह गोगी ने अगर इतनी करप्शन की, आप लोग ने उसे रोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कोर्ट भी आपके लिए 12 बजे खुलते हैं रात को, क्यों नहीं एप्लीकेशन जमा करवाई वहां पर? क्यों उसको बाहर जाने दिया? वो इनका अपना काम था। देखिए, जब कुछ नहीं मिलता
तो ये डायरेक्ट खान साहब को ब्लैकमेलिंग करने के लिए उनके आसपास जो करीब के लोग हैं उनके साथ ये मामलात करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे बहुत तेजी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम भी होता है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें आपसे कर ली जाएं। सर मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले साजिश की बात की, जबकि शेख रशीद साहब ये कहते हैं जी 4 महीने पहले से सोच लिया था, कह दिया था कि आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है और आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है। फवाद चौधरी साहब भी ये बात कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात खराब थे और बहुत पहले से थे, अगर ना होते तो हम यहाँ पे होते। तो फिर ये साजिश कहां से आ गई सर? देखें, हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिल्कुल साजिश की, अब तो कौम के सामने आ गई, उसकी तस्दीक भी हो गई है। साजिश और मुदाखलत में चल रहा था मसला, वो भी जो हमारे माहिर तजियाकार हैं उन्होंने बताया कि पहले साजिश होती है उसके बाद मुदाखलत होती है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं इस मुल्क के अंदर और सबने इंडोर्स किया है। जो मीटिंगें हुई, जो बाहर से इसके ऊपर तजियाकारों ने, दिफाई तजियाकारों ने, अमेरिका की दिफाई तजियाकार ने, उसने इसको इंडोर्स किया कि बिल्कुल हमने हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई। देखिए, ये मुल्क आजाद था, बेगर कांट बी चूजर, ये बात नहीं चल सकती। ये हमने 1947 से कुर्बानियां हमारे आबाओ अजदाद ने देकर इस मुल्क, ये आजाद पाकिस्तान में आए थे। जिन्होंने बोला बेगर्स कांट बी चूजर, वो तो अपने कपड़े बेच रहे हैं सर आटा देने के लिए। देखिए, हर चीज बेचेंगे, दूर के ढोल सुहाने होते। इन्हें पता लगा कि हुकूमत ऊपर जा रही है, हुकूमत अगली हुकूमत भी इसी तरह से बना लेगी। बाहर से जो रेमिटेंस आ रही थी और इस मुल्क को तरक्की की जानिब खान साहब ने गामजन किया था, ये खुद उस तबाही का निशाना। ये 1.5 साल इंतजार नहीं कर सकते थे? किसके कहने पर इन्होंने हुकूमत गिराई? क्यों इतनी बड़ी साजिश की? कौम को पता चल गया है, इसलिए कौम साबका वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये अपने तबाही की तरफ रवा दवा है, मगर हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे और 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह इस मुल्क के दिफा के लिए हाजिर है। खान साहब ने आज ये जो लड़ाने की बातें कर रही है, गुजरात में, गुजरावाला में किसने किस इदारों को बदनाम किया, क्यों इन्होंने मीडिया के ऊपर आके तकरीरें की, फिर इन्होंने नाम ले लेके हमारे जो इदारों के बड़े उनके खिलाफ इन्होंने लोगों को उकसाया। मीडिया बाहर लंदन में बैठ के जो मुल्जम तो तमाम इम्पोर्टेड काबीना भी सारी तकरीबन मुल्जिम ही है, मुजरिम ने लंदन में बैठकर वहां से कहा कि हमारे जनरलों के नाम लिया उन्होंने। तो ये देखिए, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आज ये खान साहब की तरफ आप कहते हैं कि वो चोर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हेरा फेरी में और करप्शन में एक बारीक लाइन है और जितनी हेरा फेरी है आपकी गवर्नमेंट की, ये कुछ दिनों में जहांगीर तरीन साहब सामने लेके आने वाले हैं। देखें, अब इनके पास कोई चीजें, मैंने आपको कहा ना, निकालें वजीर आजम पर कोई भी केसेस बनाए, ये बनाएंगे झूठे केसेस ये, क्योंकि इन्हें कोई पीका ऑर्डिनेंस जो आजादी है इसकी, मीडिया की आजादी, उस पर इन्होंने जो बाहर पॉलिटिक्स करते रहे, आज वही उसी के अंदर केसेस बना रहे हैं, उसी मीडिया पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो तमाम चीजें जो इन्होंने हुकूमत से बाहर, खान साहब के बाहर खिलाफ चले, आज उनको इंडोर्स कर रहे हैं। ये कौम के सामने, कौम का हफ्जा मजबूत है, वो जानती है जो इन्होंने 5 साल में। आज चीनी की कीमतें देखें, इन्होंने महंगी कर दी, गंदम महंगे करने जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं, चाय की कीमत महंगी कर दी, घी 30 रुपए महंगा कर दिए। आज मुल्क को किस तरफ लेकर गए ये? सर, मुल्क को तो जिस तरह भी लेके गए, लेकिन ये मुझे बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले ये आपके खिलाफ करप्शन के केसेस साबित कर देंगे और ये जो इनका प्लान है कि उससे पहले ही खान साहब का जो है मामला खत्म कर दिया जाएगा, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा? देखें, केसेस इनको कुछ मिलेगा तो केसेस बनाएंगे ना, कुछ भी नहीं है इनके पास। हाँ, मैं वही बात करने जा रहा हूँ, हमें तहफ़्ज़ात है, हम आज़ाद अदलिया, अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर एक गरीब आदमी के लिए कभी रात को 12 बजे अदालतें नहीं लगी। अगर इनके लिए अदालतें लग सकती हैं तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलें नदीम बाकी मौलवी साहब, हर कोई मजलूम है, अभी तो ये भी मजलूमियत हो रही है और आपको लगता है सब कुछ जो है मीठा मीठा ही था और कड़वा कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, हम जन्नत में रह रहे थे। मुझे लगता है कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी नदीम बाकी मौलवी साहब। क्या लगता है आपको, कोई गलती नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, 1.5 साल मुकम्मल करने देते हैं ना, ये तो बड़ी गलती कर दी इन लोगों ने 1.5 साल मुकम्मल ना करने देके। देखिए मसला पीटीआई का ये है कि पीटीआई ने हमेशा लोगों के जज्बात को इस्तेमाल किया है। आज भी लोगों के जज्बात उनके साथ है, मगर जज्बात से पेट नहीं भरता, जज्बात से मुल्क नहीं बनता। ठीक है, जोश जज्बे के साथ आप अक्ल और शऊर और आपने प्लानिंग के साथ काम करना होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। जज्बाती किया जा रहा था कि जनाब हम तो रशिया से सस्ता तेल का मुआहदा करके आए थे, गंदुम का मुआहदा सस्ता था। सबसे पहली बात है, रशिया में नहीं यूक्रेन में होता है गंदुम। अब तो रूस से तेल लाने वाले सब तेल लेने चले गए। अब शहबाज शरीफ साहब ने इनको कहा कि अगर कोई मुआहदा है हमें बताइए ताकि हम उसी मुआहदे पे काम करें, जो बड़ा अच्छा गेस्चर था कि अगर आपने 30% कम में तेल का मुआहदा किया है, आप आवाम के सामने भी रख दें और शहबाज शरीफ साहब के सामने भी रख दें, फिर मैं और आप भी कहेंगे नहीं इमरान खान ने बहुत सही किया, हम महंगा तेल क्यों ले। मगर इनके पास मुआहदा नहीं, बातें, तो बातों से नहीं होती कोई बात। अच्छा, फिर हम ये बात करें कि मुझे नदीम बाकी मौलवी साहब, मुझे इस बात की वजाहत कर दीजिएगा। अक्ल शऊर की आपने बात की, जज्बात से खेलने की बात की, तो जब अवाम का पेट खाली था तो वो अवाम क्यों अभी खान साहब का साथ दे रही है, वजह क्या है? देखिए, कभी कहा जाता है कि आप हुब्बुल वतन बन जाएं, ठीक है, इदारों को लड़ाया जाता है। सबसे पहली बात, बहुत एहतराम से अदब से मैं कहूँगा तमाम सियासतदानों को, बराए मेहरबानी सियासत को और इदारों को अलग रखें। सर इदारे खुद ही टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, देखें, इदारे जब आपके पास सैलाब आता है तो इदारे टांग नहीं अड़ाए, आप खुद बुलाते हैं ना कि आ जाइए जनाब हमारे हालात खराब है, या इदारे के नहीं जनाब हम बैठ जाते हैं। जब आप सियासतदान और हम लोग जब मुसीबत में डालते हैं चीजों को, फिर हमारे पास इदारे आते हैं हमारी मदद करने के लिए। अच्छा, जिस पार्टी के साथ वो अगर सही बात कर रहे होते हैं तो उसे बुरा लगता है। तो बात ये होती है, आईना दिखाने वालों को हमेशा कुछ लोग बुरे लगते हैं। इदारों का काम हमेशा से 70 सालों से ही रहा है पाकिस्तान को मजबूत बनाना। इदारे कई दफा सियासतदानों को कह चुके हैं कि हम चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, मगर आप देखिए जब भी डेमोक्रेसी आती है तो यहाँ पार्टियों के ऊपर जज्बाती नारे होते हैं। चले अभी मुकद्दस गाय की बात नहीं करते, मुझे ये बताइए ये जो 1.5 साल रह गए थे, अगर इनको कंप्लीट देखिए, अगर इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट है कि जज्बात से नहीं नंबर से खेलेंगे तो खेलने दे शहबाज शरीफ साहब को। अगर 1.5 साल में वो इमरान खान के मुकाबले में हार जाते हैं तो इलेक्शन से पहले ये जीत जाएंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर महंगाई जो ये छोड़ के गए उससे कई ज्यादा महंगाई हो गई तो फिर तो जस्टिफाई नहीं रहता ना, फिर तो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा। नवाज शरीफ तो साइड पे हो गए क्योंकि इस वक्त मईशत नवाज शरीफ की पार्टी के पास है, तो इनका तो एक दुश्मन कम हो जाएगा। तो इनको तो वक्त देना चाहिए, मगर ये वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये जो जज्बा अभी पैदा किया अवाम में, जो जोश दिला रहे हैं, वो अगर खत्म हो गया और इनकी नवाज शरीफ वाली हुकूमतें कुछ कारकर्दगी कर दिखाई तो ये हिस्ट्री हो जाएंगे। तो अगर मैं समझता हूं कि लेट्स वर्क इट आउट कि जी जो मेरिट पे चीजें लेके आ रहा है, जो चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है, आप आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, खान साहब भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, शहबाज शरीफ भी करता है, जरदारी साहब, ये सभी यही कहते हैं ना, सभी मोहब्बत करते हैं, तो आवाम क्यों पिस रही है? तो मोहब्बत वही है जैसे एक लड़का सब लड़कियों को बोलता है आई लव यू, निकाह नहीं करना चाहता। चले जी आगे, अब तो आपको तो निकाह करेंगे तो आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अब आप देखिए, मुल्क की जिम्मेदारी अब शहबाज शरीफ साहब के पास आ चुकी है, तो लेट हिम परफॉर्म। तो इदारे हलाला कर लेंगे इसका मतलब। चलें जी आगे चलते हैं, आगे भी बात करते हैं। अमजद इकबाल आफरीदी साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। आप पंजाब की सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? सदर मुमलिकत साहब ने भी जो है इस हवाले से बात कर ली है, सरफराज चीमा को हटाने के लिए जो है वो वजीर आजम की एडवाइस भी मुस्तरद कर दी गई है। तो आपको लगता है कि ये बात मान ली जाएगी और मामला बड़ी स्मूथली हल भी हो जाएंगे? अच्छा, सबसे पहले मेरे भाई ने जो कहा कि नवाज हुकूमत है, इसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला होगा, ये पीडीएम की हुकूमत है। वजीर खारजा इस वक्त बिलावल जरदारी साहब हैं। बाहर जाके जो मुआहदे करते हैं, लाल झंडी वजीर खारजा साहब को दिखाई गई दुबई और सऊदीया के अंदर, कोई मुआहदा नहीं हुआ।
कोई इम्पोर्टेड हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। रशिया की गंदम और तेल के हवाले से रशिया के साथ मुल्क से बैठेंगे ये। दूसरा ये बिल्कुल ये मुकम्मल शरीक हैं हुकूमत गिराने में तमाम जमातें, इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, तमाम जमातें जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, ये तमाम जमातें उसकी जिम्मेदार होंगी और तमाम मिलकर काम कर रही हैं। और दूसरी बात, पंजाब, आपने हुकूमत की बात की, पंजाब देखें डमी हुकूमत बनाई गई, ये उसी तरह से हुकूमत बनाई गई। इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, देखें अदलिया से जो खान साहब जो गिला कर रहे हैं, हमारे इदारे, हम इदारों की इज्जत करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, गिला ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, हालांकि सुपीरियर असेंबली स्पीकर सुपीरियर होता है, हमें बताया जाता था इस वक्त आपने बैठना है, इस वक्त असेंबली खत्म कर दी है, असेंबली का इजलास बुलाना है आपने। तो वही पंजाब हुकूमत में भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई और जो गवर्नर साहब थे उन्होंने बाकायदा से तमाम कानूनी वो अपनी कार्रवाई जो उन्होंने कानून उन्हें हटाकर वफाक से ये इम्पोर्टेड स्पीकर बुलाया गया और उससे वो कार्रवाई कराई गई और एक अनाउंसमेंट की गई। तो जो सरफराज चीमा साहब खड़े बिल्कुल आइन और कानून, ये किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह से नहीं होता जो इन्होंने पंजाब के अंदर खुलवाड़ की है। ये अगर जमहूरियत की बात करते हैं और अदालतों की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हमने तकरीबन 1.5 महीना हो गया एप्लीकेशन डाली, 3 महीने से ज्यादा हो गया एप्लीकेशन मुनर्रफ अरकीन के खिलाफ जो जिनको हटाना था उनके लिए एप्लीकेशन दी हुई है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 26 से ज्यादा अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, जो नुमाइंदे आए, नुमाइंदे बिक गए। ये कौन सी मंडी लगी? ये किस मुल्क के अंदर होता है कि कौन सी जमहूरियत के अंदर होता है? तो ये आ रही है कि आपकी केपी की हुकूमत में भी मसाइल चल रहे हैं, इस्तीफों के मामले में वहां पे मसाइल हैं, बहुत से लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते, वो जो मुनहरिफ हुए वो तो हुए, लेकिन अभी भी अंदरूनी तौर पे बहुत से लोग PTI छोड़ रहे हैं। देखिए, अदम एतमाद लेकर आए ये KPK के अंदर, बुरी तरह से नाकाम हुए। ये इनकी खुशफहमी है। मैं आपको बताऊं, जो मुनर्रफ अरकीन है और जो खान साहब के फैसले के खिलाफ जाएगा इस वक्त में कौम उसको नहीं छोड़ेगी, को वो भुगतेगा। जो अवाम वोट देकर इमरान खान को के लिए वोट देती है, वोट किसी भी कैंडिडेट जितने भी हैं, मेजोरिटी खान साहब का वोट है और खान साहब के वोट, अगर ये इतने ही गैरतमंद है, इतने दिलेर लोग हैं, तो फिर वहां से रिजाइन करें, अवाम के पास जाए, अवाम बनाए, जिस मर्जी को वोट दें, हमें क्या इशू है इनसे। ये अच्छा, मार्च का जो फैसला है वो बिल्कुल कंफर्म है, मार्च आप लोग करने जा रहे हैं? देखें, जो हमें फीडबैक मिल रहा है, कल आपने एबटाबाद के अंदर देखा है, जितना जलसे के अंदर लोग थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे, बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ है। पाकिस्तान कौम इस वक्त इमरान खान साहब के आफरीदी साहब, मार्च एक अलग चीज होती है, जलसा एक अलग चीज होती है। कुछ देर के लिए लोग तो आ जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका मार्च कामयाब हो जाएगा? मेरी अपनी राय, देखें, हम जिस तरह से लोगों के साथ मिल रहे हैं, मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, ग्राउंड की सियासत करता हूँ। इस वक्त जो खान साहब से के साथ लोगों की मोहब्बत है, मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों में लोग आ जाएंगे। आप इस्लामाबाद नहीं, ना इस्लामाबाद में जगह है, पंजाब, आपका आधा पंजाब चला जाए, लोगों के साथ भर जाएगा, आपके पास जगह नहीं मिलेगी। एक बार खान साहब को कॉल तो करने दे। हर गरीब से गरीब आदमी, आम आदमी इस वक्त खड़ा है, वो कोई भी गुलामी को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा और अमेरिकी गुलामी के खिलाफ पूरी दुनिया और इस साजिश के खिलाफ पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब, हमारे साथ PTI से मौजूद थे। जी नदीम बाकी मौलवी साहब, आपको लगता है ये अभी जो मार्च का फैसला है ये कामयाब ठीक है? ये अच्छा, देखिए, बड़े मजे की बात इन्होंने खुद ही ने कही कि इन्होंने पहले बात की जमहूरियत की, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जनाब इमरान खान को हर इलाके से वोट मिलता है, यानी वो कैंडिडेट अवामी नुमाइंदा नहीं होता। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपके इलाके के लोग आपकी नुमाइंदगी करने के लिए निकले। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि 1 पार्टी 1 लीडर, यानी डिक्टेटरशिप है कि इमरान खान जिसको चाहे खड़ा कर दे और उसको वोट दिलवा दे, उसी को जितवा दे। तो ये डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी ये होती है जो अवाम के पसंदीदा लोग हैं जिस इलाके में। देखिए, लीडरशिप अलग होता है
और अवामी नुमाइंदा जो ये पार्लियामेंट चीज तो हमने पाकिस्तान में देखी है ना, भुट्टो साहब के साथ भी तो यही था ना, एक भुट्टो था और उसके पीछे पूरी पार्टी थी और पूरा पाकिस्तान उसके पीछे था। हमने इमरान खान वाली सिचुएशन भुट्टो के दौर में भी देखी है। देखिए उसे एक होती है डेमोक्रेसी, एक होता है कि आपकी किंगशिप, ठीक है। अगर साहब भी तो पहले सिविल डिक्टेटर थे। देखिए यही तो मुल्क के मसले मसाइल इसलिए तो बनते हैं ना। देखिए जब आप किसी अवामी, मेरा मसला है, मेरे इलाके का मसला है, तो मेरा नुमाइंदा बताएगा। अब आप किसी बाहर से, जिस इलाके में मैं रह रहा हूं वहां पे वो आदमी रहता ही नहीं है, उधर से लाके आप इलेक्शन करवाते हैं, फिर वो जीत के चले जाते हैं इस्लामाबाद, वहां बैठ जाते हैं। मेरा इलाका वैसे का वैसे ही रहता है। यही वजह है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, कहीं पे भी हो, वो इलाके डेवलप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे यही होता है कि जी जनाब, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, शाह ने जो बोल दिया उनके वफादारों ने बोला जी सर, जी सर, जी सर, और यही लेके डूबती है। भुट्टो साहब को मरवाया उन्हीं के लोगों ने। ज़ियाउल-हक कौन थे? उन्हीं के लोग थे ना। ज़ियाउल-हक ने तो उन्हें प्रमोट किया था। तो फिर पीटीआई को मरवाया किसे? उन्हीं के लोगों ने। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ ये डेमोक्रेसी जो आप कहते हैं ना, डेमोक्रेसी सही मानों में नहीं है। यहाँ पे आप डिक्टेटरशिप करते हैं, आप किसी की सुनते नहीं है, इसलिए तो आपकी मईशत तबाह हो जाती है। आपकी सियासी तौर पे मईशत को वर्क किया जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स होती है यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है, मुझे सर कहीं जाना था दूसरे गेस्ट की तरफ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 3 बड़े स्थाने हुए हैं, एक भुट्टो साहब का, एक ज़ियाउल-हक का, और रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है, तो खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ है? देखिए ये सब डिक्टेटरशिप की बातें आप, मैं समझता हूँ, हो रही है। और जब आप डेमोक्रेसी की तरफ आएंगे, सही मानों में मुल्क तरक्की करेगा, मईशत तरक्की करेगी, और फिर अवाम के सही नुमाइंदे पार्लियामेंट में। हॉर्स ट्रेडिंग होती क्यों है? हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए होती है कि जनाब वो अवामी नुमाइंदे नहीं है, वो खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी आपने खरीदा तो दूसरा वो खिलाड़ी ले रहा है। आप अवामी नुमाइंदे डेमोक्रेसी की तरफ आए, मुल्क की मईशत। मुझे ये बता दें गारंटी के साथ, 20 दिन धरना करने के अंदर फायदा होगा मुल्क की मईशत को या नुकसान? अगर ये मुल्क का सोच रहे हैं तो क्या नुकसान मुल्क का बर्दाश्त करेंगे? फिर किसी को ख्याल नहीं है मुल्क का, वो उस वक्त नहीं, उस वक्त कहते हैं जनाब हमें इख्तिदार में आना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो जाए। देखें एक दिन भी फिर कोई पीटीवी का वाकया भी नहीं याद रखेगा, फिर कोई याद नहीं फिर रखेगा, कोई नहीं देखेंगे। और एक और बात माजरत के साथ, जो भी कह रहा है ना कि जनाब इस हुकूमत को खत्म कर दें, चले मान लेते हैं, तो फिर क्या आपके पास कोई प्लान है जो आवाम को दिखाने से कि आटा सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल 100 रुपए का हो जाएगा? ये मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं। प्लान लाके दिखाइए या काम करके दिखाइए। अगर 1.5 साल में इधर शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया तो आवाम के सामने होंगे। आपने 3.5 साल में जो किया वो भी आवाम के सामने। सरदार नजाकत साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, इलेक्शंस की बात हो रही है, आपकी पार्टी का एक मौकफ है, एक जरदारी सब पे भारी। तो जब इतना यकीन होता है कि एक जरदारी सब पे भारी, और जो इस वक्त सियासत की आगे हमें नताइज नजर आ रहे हैं, उसमें भी हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि बहुत स्ट्रांग सियासत की गई है आपकी पार्टी की तरफ से, तो फिर इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? आपकी पार्टी का मौकफ सामने नहीं आता इस हवाले से कि इलेक्शंस होने चाहिए, फौरी होने चाहिए। आप अभी भी शहबाज हुकूमत की का हिस्सा है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस कब तक मुत्तफिका है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो है कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं वो उन्हें इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। जो इमरान खान और उनके हवारियों ने प्लान किया था कमिंग इलेक्शन को रिग करने के लिए, उनको हाईजैक करने के लिए, और जिस तरह इमरान खान को पहले आरटीएस के जरिए फैसिलिटेट किया गया, इसी तरह के प्लान्स इमरान खान और उनके जो फैसिलिटेटर थे उन्होंने आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह के प्लान बनाए थे। जिस तरह ईवीएम है और दूसरी चीज सारी चीजें थी जो इमरान खान ने प्लान किया था, उन सबको इलेक्शन रिफॉर्म करने के बाद बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वो इलेक्शन काबिल कबूल हो, ऐसा इलेक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो,
पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, किसी का पसंद और नापसंद का इलेक्शन ना हो, किसी नाअहल आदमी जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं है उस ऐसे शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ना किया जाए, लोगों को कंधे फराहम ना किए जाए। हमारी जो इदारे हैं वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें, तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है और हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई हैं वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगी और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद जैसे ही इलेक्शन रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए कम्प्लीटली तैयार है। सर, बहुत अच्छी बात की आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही कह दिया था जब आपका काफिला सिंध से इस्लामाबाद मूव किया था कि इलेक्शंस रिफॉर्म होने चाहिए। अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आ रहे, कोई बात ही नहीं की गई है। तो आपको क्या लगता है कि रिफॉर्म्स जो आप लाना चाह रहे हैं ये कब तक एक्सपेक्टेड है, ताकि तमाम लोगों को मुतमईन कर दिया जाए और ठीक है जनाब एक ही दफा फैसला कर लिया जाए और इलेक्शंस हो जाए? देखें, अभी तो आपको याद होगा कि जिस तरह इमरान खान और उनके हवारियों ने जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट का रास्ता रोकने की कोशिश की है, जिस भोंडे अंदाज के साथ और आइन को वायलेट करने की कोशिश की है, वो तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनकी ज़ाहिर डेफिनेटली उनकी वजह से इमरान खान पाकिस्तान के आइन को वायलेट नहीं कर सके। जिस तरह के हेडल्स क्रिएट आज भी किए जा रहे हैं, एक जो सदर बैठा हुआ है जो इमरान खान की जो जमात का पुतला है, वो जो प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है, वो आज भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके लिए हेडल्स क्रिएट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें अभी कैबिनेट बनी है और सारी चीजें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएंगी और 2023 इलेक्शन का साल होगा। सर, आप 2023 कह रहे हैं, वो लोग मार्च करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है तसादुम होगा? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान पहले भी लॉन्ग मार्च करते रहे और ये आप देखिएगा कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, ये जो खत लेके इमरान खान साहब घूम रहे हैं, यही खत लेके इंशाल्लाह इमरान खान साहब इन्हीं सड़कों के ऊपर पैसे मांगेंगे लोगों से कि ये खत देखो और इस खत को देख के मुझे पैसे दें। तो ये कोई इमरान खान की कोई कैपेसिटी नहीं है। एक आप खुद अंदाजा कर लें कि जो 26 साल के दावेदार थे वो एक ऑफिसर की ट्रांसफर की वजह से उस गुब्बारे से कैसे हवा निकली है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वो खत लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। इमरान खान लॉन्ग मार्च करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की सारी जमातें उसको वेलकम करेंगी, लेकिन जो कानून के दायरे में रह के जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक पूरा मन लॉन्ग मार्च किया यहाँ कराची से इस्लामाबाद तक, एक पत्ता भी नहीं टूटा, अपना मौकफ भी बयान किया, और इसी तरह का अगर कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल करे, शौक से करे। लेकिन अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, जिस तरह पहले इदारों के कंधों पे चढ़ के इमरान खान ने इस्लामाबाद में बदमाशी की, पीटीवी के ऊपर हमला किया, हमारे जो पुलिस के जवान थे उनको मारा, बाकी जो लोग थे उनको नुकसान पहुंचाया, इस तरह की अगर कोई बात होगी तो इमरान खान का जो नेक्स्ट जो ठिकाना इंशाल्लाह वो अडयाला जेल होगा। और मैं आपको आज पेशेनगोई कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान एक हफ्ता भी जेल में गुजार रहे तो बड़ी बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान के होश ठिकाने आ जाएंगे। अब ये वो वाला दौर नहीं है, 2018 वाला दौर नहीं है कि आप इदारे के एक ऑफिसर के कंधे पे चढ़ के आप पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में आ गए थे। अब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट दुनिया देख रही है और सारे इदारे अपने अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे और इमरान खान को इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। सर, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, कोई कहता है कि सरिया बेच के वजीर आजम बन गए, इक्तदार में आ गए, कोई कहता है किसी अफसर के कंधे पे बैठ के आ गए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त बड़े अजीब मोड़ पे आ चुकी है, यकीनन तारीख में भी याद रखा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है नदीम बाकी मौलवी साहब। कैसी बातें हैं ये सब कुछ के किसी के अफसर के कंधे पे चढ़ के कोई आता है, कोई सरिया बेच के आ जाता है, क्या हो रहा है ये सारा? देखिए, वही बात है कि हमारी जो कौम है और हमारे जो सियासतदान दोनों जज्बाती हैं और इस जज्बात का पूरा फायदा उठाते हैं। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सियासत की बात करते हैं तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जरदारी साहब से अच्छा सियासतदान
कोई नहीं है। देखिए वो वजह मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो MQM का दौर था जहां बड़ी मुश्किल वक्त होता था। अभी आप प्लानिंग देखिए, उनको पता था कि मुल्क संभलना नहीं है। देखिए उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, वो सबको लेके चलने वाला शख्स है और उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि जनाब कि जिसे कहते हैं ना कि ही इज अ रियल चेस प्लेयर, कि उन्हें पता है कौन सा मोरा कहाँ पे रखना है। अच्छा, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क जो है कहाँ जा रहा है। हमारा मुल्क अगर इसी तरह लड़ते रहे ना जनाब, वो मैं तो एक बहुत घटिया सी बात होगी कहना, कुत्ते बिल्लियों की तरह अगर हम लड़ते रहे तो हमारे मुल्क को नुकसान होगा। हमें इस वक्त हमारे सियासतदानों को मैच्योर्ड हो जाना चाहिए और इस वक्त मेरा ख्याल है कि अवाम भी थक गई है। देखिए अब अवाम कारकर्दगी पे मानती है। अब अगर ये देखिए, कभी कहेंगे आपके इंडिया, जैसे हिंदुस्तान में जब वोटिंग होती है कहते हैं जनाब पाकिस्तान का यार है, ठीक है नाम, कभी इंडिया, कभी अमेरिका, कभी रूस। इन सब बातों से निकल के हमें ये देखना है कि इन 3.5 सालों में, ठीक है ना, हमने कौन सा ईरान से तेल लिया। अगर हम बात करते हैं ना कि जी अमेरिका हमारा ये है, हमने ईरान से सस्ता नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं जो कि PTI में भी होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी होगी। वो हम कहते हैं पॉलिटिकल जियो के हिसाब से हमारे रिलेशनशिप करना पड़ता है। अगर हम प्योरली इकोनॉमिक इसके ऊपर आते हैं कि महंगाई कम करनी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जनाब ईरान से हमें क्या फायदा मिल रहा है, रशिया से क्या फायदा मिल रहा है, अमेरिका से क्या फायदा मिल रहा है, हिंदुस्तान से क्या फायदा मिल रहा है, तो हम उस फायदे की बिना पे तिजारत शुरू करें। हमारी कौम को जज्बाती किया जाता है, कभी हम ईरान से लड़ते हैं, कभी हम सऊदिया को नाराज करते हैं, कभी चीन को खुश करते हैं, कभी अमेरिका को खुश करते हैं। और मजे की बात है हमारा दुश्मन मुल्क जो है हिंदुस्तान, सबसे ताल्लुकात बना के अपनी मईशत को 8% से ऊपर GDP रेट पे ले जा रहे हैं। वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को लेटर लिखने वालों को भी हम गवर्नर बना दें। अब हम जो है ना, देखिए हमें अब एक अवाम का सोचते हुए हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क की मईशत बेहतर कैसे होगी। क्या ये इनको निकालते हैं, PTI को लाते हैं, वो क्या करेंगे, किस तरह से कारोबार होगा। कारोबार जो होता है जज्बात से नहीं होता है, अक्ल और शऊर। मैं दोबारा कहूंगा, प्लानिंग। मैं अक्सर मिनिस्टरों से कहता हूं आपके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है। कोई भी एक स्टूडेंट से भी आप पूछेंगे, जब उनसे कहते हैं कि आप इकोनॉमिक मॉडल बनाएं, तो वो आपको एक मॉडल बनाते हैं, बेशक एक कंपनी का क्यों ना हो, यहाँ पूरा मुल्क चला रहे हैं। क्या आपके पास 10 साल का कोई इकोनॉमिक प्लान है जो कि आगने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके अंदर थोड़ी सी रद्दो बदल करते हुए उस प्लान को लेके आगे चले? नहीं, हम उसी के ऊपर लड़ रहे होते हैं। अब जाके इतने 70 सालों में हम आए डैम की तरफ कि जी पानी के जराए, हम जो पानी का स्टोरेज बना रहे हैं ताकि बिजली की कीमतों में कमी हो। ये होती लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म, इसको इलेक्शन में गिरा दो, धरना शुरू कर दो, अमेरिका के खिलाफ बोल दो। क्या हम इस इलेक्शन में आने के बाद क्या इमरान खान साहब सैंक्शन लगाएंगे अमेरिका पे, या कहेंगे कि जी अमेरिका से काम नहीं करना? ऐसा नहीं होता। मुल्क तिजारत कर रहे हैं आप, सबसे बड़ा आपका जो तिजारती पार्टनर है वो है अमेरिका है। तो हम इल्जामात से हट के आइए मईशत के ऊपर। जापान सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, मगर आपको पता है आज भी व्हाइट हाउस के अंदर जापानी फोन लगा हुआ है, क्योंकि वो मईशत के ऊपर काम करते हैं, वो अपनी अवाम के लिए बेहतरी का सोच रहे हैं। अभी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरदार नजाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने अभी किसी को पुतला कहा, तो आपको लगता है कि उनकी जगह किसी और को आना है अभी? जी बिल्कुल, ये सारे तो जो सिलेक्ट लोग थे इनको रिमूव होना है, और रिमूव होने के बाद जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो हकीकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनमें से डेफिनेटली प्रेसिडेंसी में भी कोई ऐसा बंदा बैठेगा जो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले करेगा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसले करेगा। सर आप बता दें फिर कौन आ रहा है? देखें, मैं कोई भी इसमें कोई मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन की ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बने। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, ये कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन ख्वाहिश जो है ना, ये ऐवानों में भी गूंज रही है, ये आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये अंदर की इत्तलात तो यही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टॉप टू बॉटम हर कारकुन, हर लीडर यही बोलेगा कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ज़ाहिर जिस तरह के जीरक सियासतदान है,
जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी, वो जिस तरह ये मेरे दोस्त ये बात कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी उसको लेके आसिफ अली जरदारी साहब पूरे मुल्क के अंदर चले, ना कि 2008 से 2013 तक, बल्कि उसके बाद भी आपको याद होगा कि 2008 में जब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला था, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के दोस्तों को साथ रखा था। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है, आसिफ अली जरदारी साहब उसके ऊपर चल रहे हैं। मैं सिर्फ इनको, ये जो दोस्त हमारे बात कर रहे थे, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं कि आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हमारे इमरान खान से जितने इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसी बनाएं, आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम करें। तो आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन इमरान खान के पास ज़ाहिर है कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई उनके पास विजन नहीं था। एक ज़ाहिर है क्राउड जमा हुआ था, करप्ट लोग जमा हुए थे, वो अपना पैसा बना रहे थे। जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर कहानियां खुल रही हैं, तो इमरान खान को जो लोग ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे वो भी पूरी दुनिया के सामने है। मुझे इमरान खान जब ये कहते हैं कि मैंने तोशा खाना से चोरी करके अपनी सड़क बनाई, तो मुझे वो डाकू रानी याद आती है जो लोगों से लूट के गरीबों में पैसे तकसीम करती थी। इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हाल होगा। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये विजन है कि पाकिस्तान के अंदर जितने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जितनी पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, वो कम से कम होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी तौर पे आईसीयू से निकाला जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो डिजास्टर करने जा रही है उसको निकाला जाए, पाकिस्तान की जो महंगाई है, पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे बहुत ज्यादा खराब हुए हैं इस नायल और सिलेक्ट आदमी की जिद की वजह से, इसकी हटदर्मी की वजह से और इसके गुरूर की वजह से कि हमारे आज जिस तरह ये भाई कह रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बिजनेस की सबसे बड़ी मंडी है, वेस्टर्न कंट्रीज हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारी कॉटन इंडस्ट्री, हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होती है। हमें लार्जर इंटरेस्ट में सोचना है, हमने ये थोड़ी करना है कि इमरान खान जैसे पुतले पहले भी आते रहे, पहले भी जाते रहे। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जनरल परवेज शरीफ की तूती बोलती थी, आज जनरल परवेज शरीफ की जमात कहाँ पे है, आज काफ लीग कहाँ पे? जो ये वक्त ने साबित किया, ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए एक इबरत का निशान है कि जो लोग दूसरों के कंधों पे चढ़ के आते हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कंधे पे चढ़ के सियासत करते हैं, उनका अंजाम इमरान खान की तरह होता है कि आज जिस तरह इमरान खान पागलों की तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है और उसको कोई घास डालने वाला नहीं है। ये मैं अपनी पार्टी के लिए भी कह रहा हूँ और सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि ये उनके लिए एक सबक है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हर इदारे को डोमेन के अंदर रह के काम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आखिरी बात कर लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे वो जिसका जितना भी स्टेक है, चाहे असेंबली के अंदर है, असेंबली के बाहर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको साथ लेके चलेगी। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस जो एक साल हमारे पास है, इसमें पूरी मेहनत करेंगे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के, वो इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस थे उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दुरुस्त हिम्मत की तरह रवाना होगा। सर, आपने सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। सर, इसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत भी होगी ना? देखें, अगर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए वहां पे प्रेसिडेंसी में, अगर उनमें थोड़ी सी भी अखलाकी कोई गैरत हो, शर्म हो, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान के जितने लोग गए वो सारे जूते खा के ही अपनी अपनी सीटें उन्होंने छोड़ी हैं। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है कि थोड़ी सी गैरत अगर आरिफ अलवी साहब में आ जाती है, वो इस्तीफा देते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो यही ख्वाहिश होगी, मुझ जैसे एक अदना कारकुन की तो यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट हो
और वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी और तमाम इदारों को साथ लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त की जरूरत भी है कि पाकिस्तान के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जैसा प्रेसिडेंट हो जो तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चले ताकि मुल्क आगे जा सके। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं कि हमने अपनी पॉलिटिकल लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं। हमें इस चीज को रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें अपने जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कम से कम करके पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब से इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा दौर के अंदर कोई बड़ा लीडर नहीं है पाकिस्तान में। सर, आखिरी आपसे मैं पॉइंट लेना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है। मुझे बताइएगा कि मुसल्लह अफवाज को सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है, ISPR का सख्त रद्द अमल, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि ठीक है ISPR ने जो बयान दिया है, एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, हर चीज में जिक्र किया जा रहा है, मरियम नवाज साहिबा ने भी खुल के नाम ले रही हैं, क्या है सर? जो लोग भी मुसल्लह अफवाज के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है हमारे सरों का ताज है। पाकिस्तान की आर्मी ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन हुए, आज भी हमारे बहुत सारे बॉर्डर के ऊपर हमारी आर्मी दुश्मनों के सामने खड़ी है। और हमें पूरे पाकिस्तान के लोगों को, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, लोगों को, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अपनी आर्मी के पीछे खड़ा होना है। और मैं एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी हमारी अपनी आर्मी है, इसके ऊपर किसी सूरत में भी हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल शख्स अगर कोई गलती करता है उसकी वजह से पूरी आर्मी को, पूरे इदारे को हम कभी किसी सूरत क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को स्ट्रेंथन होना है और मुल्क के वसीतर मुफाद में हम तमाम लोगों को ये चीज फैसला करना पड़ेगा कि हमें अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना है, उनको खराज तहसीन पेश करना है, उनके पीछे खड़ा होना है ताकि हम पूरी दुनिया के सामने जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब। जी नदीम बाकी मौलवी साहब, फौज के बारे में फौरन से बयानात दे दिए जाते हैं, DG ISPR ने भी खुल के कहा कि जी घसीटा जा रहा है, लेकिन हमारे सियासतदान इस बात को क्यों नहीं समझते कि इस किस्म के बयानात से हमारे दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठाते हैं और हमारे मुल्क की कमज़ोरी इसमें बनती है? क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जो है इदारों को बीच में नहीं लाना चाहिए। इदारे हमारी शान है, हमारी इज्जत है और ये वही इदारे हैं जिसकी वजह से मैं और आप सुकून से रात को सोते हैं। सरहदों पे ये हमारे मुहाफिज हैं। तो हमें सियासत को सियासत के तौर पे इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ आप अवाम की खिदमत करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता है, मगर आप जज्बाती बातें करके, वो मैं कहता हूं ना कि आई लव यू कहने से ना घर चलता है ना पेट भरता है। अगर मोहब्बत करती हैं आप अपने खानदान से, अपने मुल्क से, अपने बच्चों से, तो उनके लिए काम करें, उनके लिए आसाइशें पैदा करें। हमारी यहाँ अफसोस के साथ मैं कहूँगा या बिरादरी या जबान या नस्ल परस्ती, इन चीज़ों के ऊपर हम आके अगर हम इलेक्शंस में वोट देंगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें बनना पड़ेगा हुब्बुल वतनी का कोर्स तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में शुरू कराएं। जरूरी है ये। इस वक्त मैं कहता हूं अंग्रेजी लैंग्वेज से ज्यादा जो है ना पेट्रियाटिज्म सिखाएं बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे लीडर बनेंगे। आज चाइना ने तरक्की की है क्योंकि वो पेट्रियाट है, अमेरिका तरक्की कर रहे हैं वो पेट्रियाट है, हम पाकिस्तानी भी पेट्रियाट है, मगर हमारे वो जज्बे को बेदार करना होगा। सियासत को साइड पे रखें। मैं कहता हूं सियासत सबसे तीसरे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे आप उनकी इज्जत करें, उन इदारों की जो आपके मुहाफिज हैं। तीसरे नंबर पे आप सियासत कर रहे हैं तो कारकर्दगी पे करें ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें। ये जो है ना हमेशा से कह देना कि जनाब पिछली हुकूमत की वजह से हम महंगाई कर रहे हैं, अगले 10 सालों में भी यही होगा अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, सियासतदान नहीं बदलेंगे और इसी तरह हम टोलों में घूमते रहेंगे। डिवाइड एंड रूल करके कोई दुश्मन हमारे पे हमला कर सकता है।
चलिए जनाब, बात सिर्फ इतनी है कि मुल्क से मुखलिस होना ज़रूरी है, और जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें मुल्क की बेहतरी के लिए अपने आप को देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि अब जो है एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।